नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मुर्दा सिस्टम का हाल यह है कि 3 साल से ज्यादा मरचुरी में पड़ी लाशें अपने परिजनों और अंतिम संस्कार की राह जोते हुए कंकाल हो गई। हद यह है कि इस दौरान ना तो मृतकों के परिजनों की तलाश की कोशिश हुई और ना ही उनके अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था की गई। जब मीडिया में खबरें उछली तो अस्पताल प्रबंधन से लेकर शासन प्रशासन तक हरकत में आ गया। कोविड की पहली लहर के दौरान मौत का शिकार बने 3 लोगों को मौत के बाद भी सुकून नसीब नहीं हुआ। साल दर साल बीतते रहे और अंबेडकर अस्पताल की मरचुरी में रखे शव सड़कर कंकाल बन गए। मीडिया में खबर फैली तो 3 शवों में 2 पुरुष की पहचान 63 साल के जबर सिंह और 31 साल के पंकज और 43 साल की महिला की भी पहचान दुकलहीन बाई के तौर पर हुई। कंकाल बन चुके शवों के बारे में अंबेडकर अस्पताल इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा है। मेकाहारा अस्पताल का ये मरचुरी है। ब्लॉक जो दिख रहे होंगे रेनोवेशन होता हुआ, वही वो ब्लॉक है जहां पर कोविड के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी और जो शव थे वो रखे गए थे और 4 साल तक करीब वहीं पर स्ट्रेचर पे पड़ी वो बॉडी सड़ती रही। यानी इतने दिनों तक कोई सिस्टम काम नहीं किया। पत्र लिखा गया एसडीएम की ओर से, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया और अस्पताल प्रबंधन भी साल भर में सिर्फ एक बार पत्र लिख करके चुप हो गया। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 4 चिट्ठी भेजी, लेकिन 2 विभागों की उदासीनता के चलते उनके परिजनों को नहीं ढूंढा जा सका। IBC 24 ने जब जिम्मेदारों से बात की तो क्या कहा, आप भी सुनिए। कोविड डेथ वाले बॉडीज आती थी, उनको प्रशासन को सूचित किया जाता था। ये 3 बॉडी के लिए क्लेम करता आए नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको अज्ञात लिखा और उसी के माध्यम से हमने भी उसको अज्ञात बॉडी समझ के प्रशासन को सूचित कर दी थी। बट प्रशासन के यहाँ से हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिला था, जब इसलिए वो बॉडी पड़ी रह गई। पहले कोरोना काल में सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। कोरोना का जो असर थोड़ा कम हुआ तो सब जब संबंधित सब जो जिनको जिम्मेदारी बांटी गई थी सब अपने अपने विभाग में लौटा। तो इसका जो है जिसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन का सही चैनल नहीं मिल पाया, तो उसके कारण ये स्थिति हुई। एक लेटर मैंने देखा इनका 10वें महीने का है, जिसमें वो अंतिम संस्कार के लिए बोले थे। तो संज्ञान में आते हुए जैसे आज हमने गए तो पता चला कि उनका पता है, प्रयास कर रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों का पता चल जाए। 7 दिवस हम देखेंगे, अगर रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको बॉडी सौंपेंगे, नहीं आते हैं तो फिर प्रशासन स्वयं इसमें अंतिम संस्कार करेगा। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी और दूसरे अस्पतालों में ऐसी लापरवाही न हो, इसके निर्देश दिए जाएंगे। आचार संहिता के बाद इस पर निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और दोषी होंगे तो कार्रवाई भी करेंगे। अभी तो जो बचे हुए और कहीं प्रदेश में इस प्रकार की जो बॉडी होंगे, और अभी ये 3 बॉडी हैं, इनको कानून के अनुसार जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार हो। IBC 24 की खबर पर शासन प्रशासन हरकत में आया है और मृतकों के परिजनों की तलाश की जा रही है ताकि उनका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। शिवपुरी के स्कूल संचालक की कोटा में पढ़ने वाली बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस की तफ्तीश में किडनैपिंग की यह पूरी घटना झूठी निकली। मास्टरमाइंड स्कूल संचालक की बेटी है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी और पापा को मैसेज कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी मंगवाई थी। बता दें कि छात्रा की किडनैपिंग के इस मामले से मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी हड़कंप मचा हुआ था। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने फोन कर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बात की थी। छात्रा अपने पिता को झूठ बोलकर इंदौर में ही अपने दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी और पुलिस के मुताबिक छात्रा ने उसी दोस्त के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की साजिश रची है। छात्रा के अपहरण का जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वे भी उसके दोस्त के इंदौर स्थित घर के ही है। छात्रा कोटा में किसी भी कोचिंग में अध्ययनरत नहीं थी। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ है। बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे।
बस्तर लोकसभा सीट के लिए बुधवार से नामांकन दाखिल करने की शुरुआत हो गई। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सारी व्यवस्था की और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण में चुनाव होगा। उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 30 मार्च तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। नामांकन दाखिले के पहले दिन राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के कंवल सिंह बघेल ने नामांकन फॉर्म लिया और इसके लिए व्यवस्था जो है हम लोगों ने कलेक्टर न्यायालय में हम लोगों ने कराया है और जगह जिस तरीके से आना है और पूरी संख्या सहित हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन के रूप में दे दिया है और इसके हेतु प्रक्रिया हम लोग पूरी फॉलो करेंगे और व्यवस्थाएं हमारी संपूर्ण हो चुकी है। हमारे मुद्दे तो ये है कि स्थानीय मुद्दे रहेंगे, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, जैसे निजीकरण है, हमारा जो संविधान को परिवर्तन कर रहे हैं उन पर हमारे वर्तमान सांसद या फिर पूर्व सांसदों ने आज तक बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए किसी भी तरह का एक भी सवाल नहीं पूछा गया। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होती चुनाव के रंग दिखने लगे। जबलपुर पर्चा दाखिल करने आए निर्दलीय प्रत्याशी अपने साथ जमानत राशि देने के लिए 25,000 रुपए के सिक्कों की पोटली लेकर पहुंचे। पोटली में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के थे। सिक्कों को देखकर जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी हैरान रह गए। इन सिक्कों को गिनने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। विनय का कहना है कि ये सिक्के उन्हें चंदे के तौर पर दान में मिले हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। वहीं चुनावी आगाज होती ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में थोड़ा कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर रीवा में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम भाजपा के बड़े चेहरे प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा की जीत के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान पर खड़े हुए। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और पार्टी में शामिल होने वालों की कितनी बड़ी संख्या थी। लोग बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है और रीवा के जिस तरह से कांग्रेस यहाँ हुई, देश कांग्रेस मुक्त हो ही रही है, लेकिन रीवा वासियों ने पहले ही निर्णय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त रीवा हो ही जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा और जांजगीर चांपा में सक्रिय वरिष्ठ नेता रवि पांडे ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही प्रदेश संयुक्त महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वे 30 सालों से कांग्रेस में सक्रिय थे और एनएसयूआई युवा कांग्रेस से काम करते आ रहे थे। उन्होंने 2018 में शक्ति प्रोजेक्ट में 10,000 सदस्य बनाने पर राहुल गांधी ने सम्मानित किया था। 2023 में कांग्रेस की 43,000 डिजिटल सदस्यता उन्होंने कराई और प्रदेश में टॉप पर रहे थे। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद रवि पांडे ने कहा कि वे पहले की तरह जनसेवक बनकर कार्य करते रहेंगे और फिलहाल वे किसी पार्टी में नहीं जा रहे। परिवर्तन तो संसार का नियम है। फिलहाल तो मैंने इस पार्टी से इस्तीफा दिया है। जनसेवक के रूप में मैं अपनी पहचान बनाऊं, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूं, सरकार की योजनाओं को उनके पहुंचाने में मदद करूं। बस्तर लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा के साथ चुनावी बिगुल बजने के बाद सीएम विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बुधवार देर शाम रायपुर लौट आए। रायपुर लौटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बस्तर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचने लगा है, जिसे पिछले 5 साल तक रोका गया था। किरण सिंहदेव के मुताबिक भाजपा ने न सिर्फ अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी बल्कि पूरी ताकत के साथ चुनावी कार्य में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा भूपेश बघेल की टिकट काटे जाने की मांग पर किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचना शुरू हो चुका है, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखा था। और स्वाभाविक रूप से विष्णुदेव साय जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है वो 3 महीना में ही दिखने लग गया। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद कर्मचारियों के पास चुनावी ड्यूटी का संदेश पहुंच गया। इस संदेश को सुनकर ग्वालियर के शिक्षक बीमार पड़ने लगे। करीब 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दिए। इन आवेदनों में अजीब बहाने हैं। एक महिला शिक्षक ने ड्यूटी से मुक्त होने के लिए कहा कि पति घर से बाहर रहते हैं, इसलिए चुनाव ड्यूटी से उसे मुक्त रखा जाए।
वहीं दूसरे शिक्षक ने बीमारी का बहाना बताकर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाने की कोशिश की। बता दें कि आचार संहिता लगने की वजह से कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है तैयारियों को लेकर के, ऐसी स्थिति में लोग अगर अवकाश पर जाएंगे, छुट्टी पर जाएंगे तो काम प्रभावित होंगे। इसलिए कलेक्टर महोदय के द्वारा अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ यदि किसी को बहुत आवश्यक है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से अनुमति लेकर के लोग जा सकते हैं। और कटनी से नई कार्यपालन यंत्री शारदा सिंह पदभार ग्रहण करते विवादों में आ गई है। कटनी के पूर्व कार्यपालन यंत्री हरि सिंह ने माधोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 15 मार्च की रात शारदा सिंह कुछ लोगों के साथ विश्राम बाबा स्थित संभागीय कार्यालय पहुंची और उन्होंने बिना सहमति अनधिकृत रूप से दफ्तर का ताला तोड़ा और अंदर चली गई। हरि सिंह का आरोप है कि वेतन के तौर पर उन्हें मिले 50,000 रुपए के साथ ही कई अहम दस्तावेज दफ्तर में रखे थे जो गायब है। शिकायत में कार्यपालन यंत्री और उनके साथियों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। उनका ये कहना है कि CCTV फुटेज है उसको भी उन्हें हटा दिया है और कोई दस्तावेज हैं और 50,000 रुपये नकदी उन्होंने बताया कि ड्रॉज में रखे हुए थे, वो नहीं मिले हैं। तो शिकायत की जांच हम कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। धमकाते हुए, मारते हुए, किसी उनके आदमी ने उनको 1-2 चांटे भी मारे और सबसे पहले ताला तोड़ने के लिए फिर CCTV फुटेज, CCTV के वो कैमरे की वायर वगैरह तोड़े और इसके बाद ताला तोड़ते हुए मेरे चैम्बर का ताला तोड़ा गया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा माधोनगर थाने में कराई गई है। गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ दफ्तर के 24 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल कलेक्टर दीपक अग्रवाल औचक निरीक्षण में यहां दफ्तर पहुंचे। 24 कर्मी मौके से नदारद मिले। कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए ड्यूटी से गायब रहने वाले सभी कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। काफी लोग रेसिडेंस में यही है, पीछे ही है उनका रेसिडेंस, तो आते आते और कुछ डर के मारे नहीं कह पाए और हमने लेटर इशू कर दिया है। वो जो भी अपना आंसर देते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनको शो कॉज नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। अगर स्पष्टीकरण का संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उनके आधे दिन की वेतन रोकने के लिए कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं। कर्मचारी समय पर अनुपस्थित थे। इस प्रकार भविष्य में ऐसी किसी भी ऑफिस में देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। पुलिस सुरक्षा लेकर घूम रहे शहर के VIP लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ग्वालियर के पूर्व विधायक से लेकर तमाम सिंधिया समर्थकों की सुरक्षा पुलिस ने वापस ले ली। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षा वापस नहीं की। पुलिस की कार्रवाई में सोमवार को 6 लोगों की सुरक्षा हटाई गई। अभी तक करीब 17 लोगों के गार्ड लौटाए भी हैं। बाकी को आचार संहिता का हवाला देकर तुरंत वापसी का आदेश दिया गया। अब सवाल ये कि कितने लोगों ने मुफ्त की सुरक्षा ली। एक हाईकोर्ट ऑर्डर हुआ था, एक WP रिट पिटीशन 2012 में 2 व्यक्तियों ने लगाया था। उनके WP में एक फाइनल डिसीजन हुआ है, उसमें इनको उनके सिक्योरिटी हटाने का और अभी तक जो प्रोटेक्शन लिया है इन्होंने उसका कॉस्ट इनको भरने का ऑर्डर आ चुका है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नए अंदाज में दिखे। बुधवार को अचानक MG रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। यहां उन्होंने पुराने दोस्तों के साथ संघर्ष के दिनों को याद करते हुए चाय नाश्ता किया। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने अपनी समस्याएं बताई। डिप्टी सीएम ने व्यवसायियों को समस्या के हल का भरोसा दिया। आपराधिक घटनाओं के कारण थोड़ी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, जिसमें दुकान के सारे माने व्यवसायियों से आग्रह किया गया था कि थोड़ा पहले दुकान बंद करें, थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर से कार्यावधि बढ़ाया जाए। तो उस पर बातचीत पहले हुई थी। अब ये लगता है कि फिर से कार्यावधि इन दुकानों की विशेष रूप से एक स्पेसिफिक लोकेशन की ये बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनसे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, उनको हमने अवगत कराया था कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़े जो हैं वो 11 बजे बंद करा रहे हैं। तो खुद चल के वो हमारे पास आए मीटिंग के लिए और उन्होंने सार्थक चर्चा करी और ये जो माहौल उन्होंने दिया है, जो आश्वासन दिया है कि मतलब हर बात आपकी सुनी जाएगी, जो जायज़ बात होगी वो मानी भी जाएगी।
ग्वालियर चंबल में अब किसानों के लिए सरसों की खेती घाटे का सौदा बन गई। इस बार क्षेत्र में सरसों की अच्छी आवक हुई। किसान जब सरसों को लेकर मंडी पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। यहां मंडी के व्यापारी सरसों को 4,000 रुपए से ज्यादा में नहीं ले रहे, जबकि सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,640 रुपए निर्धारित किया है। 5640 समर्थन मूल्य है। इसके बावजूद होने के बावजूद मंडी लोग ये हमारे भाव नहीं दे रहे, ये 4,000 से भाव उठा रहे हैं। नहीं निकाला किसी ने भी कुछ नहीं निकाला। और ये बनिया क्या कर रहे हैं, जो भीड़ सैली देखी बिन्ने सो ये 1,000-1,200 रुपए उतार देते हैं। ऐसा किसानों का कहना था कि साहब हमको जो हमारी मूल्य है उसके हिसाब से सरसों का हमें राशि नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जो व्यापारियों के साथ बैठ के चर्चा हुई तो आपस में सहमति बनी है कि जो जिस तरीके का माल होगा उस हिसाब से उनको रेट मिलेगा। रायगढ़ शहर की 2.5 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने वाला नगर निगम जल आपूर्ति की लागत तक नहीं वसूल पा रहा। स्थिति यह है कि वाटर सप्लाई पर हर महीने 90 लाख खर्च करने के बाद टैक्स के नाम पर रिकवरी बमुश्किल 30 लाख रुपए। ऐसे में निगम की माली हालत खस्ता है और जल विभाग का बजट घाटे में चल रहा है। रायगढ़ नगर निगम शहरवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के बदले टैक्स रिकवरी और खर्च कंट्रोल करने के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। नगर निगम की पेयजल व्यवस्था में लाखों रुपए का घाटा नगर निगम को प्रति माह प्रति वर्ष हो रहा है। यदि नगर निगम समय रहते यदि सभी सेवाओं को नियमित रूप से कर देगी तो निश्चित रूप से नगर निगम की जल आपूर्ति में कोई घाटा नहीं होगा। सभी घरों में मीटर लगाई जाएगी और पानी का जो बर्बादी होती है उसमें भी रोक होगी और जो कि कितना चलता है उसको भी देखते हुए मीटर के अनुसार ही टैक्स वसूली की जाएगी। रायगढ़ में एक ठग ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने ठग के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। हालांकि तब तक ठग ने खाते से 7 लाख रुपए निकाल लिए थे। पीड़ित अरविंद कुमार कुंडू SCCL का रिटायर्ड कर्मचारी है। 19 मार्च को एक कॉल आया। ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उसके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक पार्सल मुंबई से ताइवान भेजा जा रहा है, जिसमें 200 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स हैं। साथ ही पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल केस में फंसाने की धमकी देकर मामला रफा दफा करने की एवज में 12,50,000 रुपए मांगे। होली के त्यौहार में मात्र 4 दिन बाकी है। रायपुर का गोल बाजार, आमापारा, कालीबाड़ी होली के लिए सजकर तैयार हो चुके हैं। त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, जिसे व्यापारियों की उम्मीद है इस बार की कारोबार अच्छा होगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुप्रिया ने। होली का बाजार गुलजार है। इस वक्त हम आमापारा बाजार में मौजूद है, जहां की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि होली के त्यौहार को लेकर अलग अलग तरह की जो सामग्रियां हैं वो यहां पर उपलब्ध है। नए नए पिचकारियां इस बार खास तरह के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर गुलालों की बात करें तो इस बार हर्बल गुलाल की डिमांड बाज़ारों में ज़्यादा है। व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि इस बार बिक्री की कैसी उम्मीद है और कौन कौन सी सामग्रियाँ इस बार नई है? इस बार तो गुलाल भी बहुत सारा नई आई है और पिचकारी भी नए नए यहाँ पर है। दिखाइए ना किस तरह की पिचकारी है। जैसे कि ये देखो, ये है गन उड़ाने वाली, एक गन अभी नया पैटर्न पर है अभी, और ये अभी बहुत चल रहा है अभी मार्केट में, जो कि इसमें दिवाली के समय इसमें फटाका भी फूटते हैं। अच्छा, इस बार चाइनीज पिचकारी कोई आई है क्या, या चाइनीज माल कुछ आया है? नहीं, चाइनीज अभी नहीं आया यहाँ पर, सब यहीं का लोकल है और कुछ दिल्ली से है। अच्छा, ग्राहक भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। भैया बताइए कि होली का त्यौहार कैसे मनाएंगे और सामग्री आप खरीदने के लिए आए हैं तो क्या क्या खरीदेंगे? मैं गुलाल खरीदा हूँ, बहुत सारे रंग खरीदा हूँ और ये गन भी खरीदा है मैंने। होली का त्यौहार हर कोई मनाता है और बहुत खूबसूरत तरीके से। तो मैं और यहाँ पर जो सामान लेने आया हूँ, मैं सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट ही लेने आया हूँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूँ, और पूरे ऑर्गेनिक कलर हैं। तो होली का त्यौहार अब बस 4-5 दिन ही बचा है, तो उसके लिए बिल्कुल। तो होली के त्यौहार को लेकर ग्राहकों में भी खासा उत्साह है और व्यापारी भी इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद जता रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।
और अब बात उज्जैन की उस खबर की जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक शख्स जिसने पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर जेल में सजा काटने के बाद प्रायश्चित की राह पर जब निकला तो मां के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा की ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मां के चरण बना के लिए स्वयं को पांव काट करके चप्पल बना करके चरण। न बेटे की आंख में आंसू थम रहे हैं, न मां की आंख के आंसू रुक रहे हैं। आंखों से बहते इन आंसुओं में अगाध प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है। मां के प्रति श्रद्धा की ऐसी अनोखी मिसाल शायद ही कभी आपने सुनी हो कि बेटे ने अपनी खाल उतरवाकर उससे बनी चप्पलें मां को पहना दी। ये तस्वीरें हैं उज्जैन के ढांचा भवन निवासी, दरअसल प्रॉपर्टी कारोबारी रौनक गुर्जर कभी हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है। कुछ साल पहले फरारी के दौरान पुलिस की गोली भी लगी थी। इस पर 1 दर्जन से अधिक अपराध भी दर्ज हुए, लेकिन जेल से छूटने के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और प्रॉपर्टी कारोबार के साथ साथ प्रायश्चित के लिए धार्मिक आयोजन से भी जुड़ गए। रौनक के मुताबिक उसने रामायण में पढ़ा कि मां के लिए अपनी चमड़ी से खड़ाऊ भी बनवाओ तो कम है। बस इसी से प्रेरित होकर रौनक ने संकल्प लिया कि अपनी खाल से बनी चप्पलें मां को पहनाएगा। परिवार में भागवत कथा के आयोजन के दौरान रौनक ने निजी अस्पताल पहुंचकर अपनी जांघ से खाल उतरवाई और जख्मी हालत में ही एम्बुलेंस से कथा स्थल तक आए। कथा के मंच पर अपनी मां को अथाह प्रेम से भरी ये भेंट दी। तो वर्षों से रामायण जी का अध्ययन करता हूँ, उसी में राम जी के लिए या अपनी माता के लिए कि मैं अपनी माँ को, कोई भी व्यक्ति अगर राम जी के शब्द हैं कि अपनी माँ को अपने चमड़े की खड़ाऊ पहना दो तो भी कम है, तो मुझे लगा मेरी माँ को कहना चाहिए। राम जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। मां निरुला गुर्जर को बेटे को हुआ अथाह दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वो खुद को भाग्यशाली भी मान रही है कि इतनी श्रद्धा रखने और इतना प्रेम करने वाला बेटा मिला। बेटा मेरी दिन में रात हो गई, मेरे तारे नजर आने लगे कि रौनक ने ये क्या करा। ऐसा कलयुग में ऐसा आपने कहीं सुना है? ये चप्पल नहीं है, ये मेरी जान है और मैं भी जब तक अब जीऊंगी अब जिंदगी में चप्पल नहीं पहनूंगी। हर बेटा अपनी माँ को चमड़ी काट के भले ही नहीं दे शरीर की, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू न आने दे। जो भी इस आयोजन में मौजूद था, हर कोई मातृ प्रेम की मिसाल देखकर दंग रह गया और उनकी आंखें नम हो गईं। राम जी से बहुत प्रेरित है अभी भैया। उनके अंदर मन में ये आया कि ये खड़ाऊ बनाना है। मुझे जब बताए तो हम ऐसी व्यवस्था जमाए कि कोई चिकित्सक से बात किए, फिर हम लोग गए, हम लोगों ने सहयोग से फिर ये कार्य किया। भागवत जी का समापन का दिवस है, इसीलिए आज के दिन माता जी को अर्पण करने के लिए कार्य किया। कभी हिस्ट्री शीटर रहा रौनक गुर्जर, जो प्रायश्चित की राह पर निकला तो भगवान रूपी मां के प्रति अथाह प्रेम की ऐसी मिसाल भी पेश कर दी जो शायद ही इस दुनिया में कहीं देखने को मिले। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय सीट से लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी है और वो अपने चुनाव कैंपेन पे निकल चुके हैं। चुनाव कैंपेन में निकलने के पहले वो अपना जो 3 साल से चला आ रहा जो व्रत है वृक्षारोपण करने का, वो नहीं भूलते हैं और लगातार वृक्षारोपण उनका कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और आज हम पूरे दिन शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके संसदीय क्षेत्र में बिताएंगे और देखेंगे कि किस तरह वो जनता के साथ कनेक्ट होते हैं, जनता से बातचीत करते हैं। आज पूरा दिन जो है शिवराज सिंह चौहान अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, नेमावर में रहने वाले हैं, इछावर में रहने वाले हैं और नर्मदा का पूजन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं वृक्षारोपण जो उनका प्रतिदिन का कार्य है, वो वृक्षारोपण करके वो यहाँ से निकलते हैं। सर, रोज वृक्षारोपण, अभी भी आप इतने व्यस्त हैं उसके बावजूद प्रतिदिन वृक्षारोपण? वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती रखने का एक प्रयास है। धरती माँ का श्रृंगार है, उसका ऋण उतारने का प्रयास है और इसलिए रोज पेड़ लगाते हैं सबके साथ।
हमारे साथ कई भाई बहन बेटे बेटी भी पेड़ लगाने रोज आते हैं। लेकिन अभी चुनाव के कारण बहुत बिजी है, फिर भी आप ये काम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ये काम तो ज़िंदगी में जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक ये काम मैं करता रहूँगा। तो हमारे साथ आज पूरे दिन जो है आप देखेंगे कि किस तरह शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से मिलते हैं, और या हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह जनता उनको प्यार करती है। जनता अब उनके 19 साल बाद एक बार फिर जो है नए रूप में देखने जा रही है। फिर से सांसद के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उतरे हैं, और हम आपको पूरा दिन आज शिवराज सिंह चौहान के साथ कनेक्ट रखेंगे। क्षेत्र के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, और उनके साथ बहनों जो लाडली बहना है वो उनसे संवाद भी कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है, और उनको चुनाव लड़ने के लिए अपने पास से पैसे दे रही है, गुल्लक से पैसे दे रही है। कोई अपने पास के पैसे इकट्ठे करके रखे हुए पैसे जो है शिवराज सिंह चौहान को दे रही है। और आप देख सकते हैं ये बोरदा गाँव है जो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लोकसभा क्षेत्र विदिशा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये नज़ारा जब शिवराज सिंह चौहान के साथ लाडली बहना है, और इन लाडली बहनों के साथ शिवराज सिंह चौहान संवाद भी कर रहे हैं, और इन्हीं लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने के लिए अपने पास के पैसे भी दिए हैं, ताकि चुनाव में उनकी तरफ से भी जो है जो राशि है जो उन्होंने इकट्ठी की है वो राशि जो है शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं, और खर्च के लिए दे रहे हैं ताकि चुनाव में उनका भी अंश लग सके। और भी कई जो है लाडली बहना है जो शिवराज सिंह चौहान को ये राशि दे रही हैं, और आप देख सकते हैं ये बाकायदा जो चुनाव में ठीक ऐसे ही जब शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से चुनाव लड़ा था, तो बुधनी से चुनाव लड़ने के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान को वहाँ की बहनों ने, छोटे बच्चों ने चुनाव लड़ने के लिए राशि दी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं ये चुनाव लड़ने के लिए राशि जो है माताएं बहनें जो है शिवराज सिंह चौहान को दे रही है। आप देख सकते हैं ये पर्ची जिन महिलाओं ने जो नाम दिए हैं, जो पैसे दिए उनके नाम भी पर्ची में है, और बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को पैसे दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। बाकायदा लिफाफे दिए जा रहे हैं, ये लिफाफे जो है शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने के दौरान जो खर्च के दौरान जो शिवराज सिंह चौहान इन पैसों से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हर लोकसभा क्षेत्र में, हर संसदीय उनके हर संसदीय क्षेत्र में, हर विधानसभा में इस तरह जो है महिलाएं उनको पैसे दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। और ये शिवराज सिंह चौहान ही करते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और चुनाव में लड़ने के लिए जनता उनको चुनाव लड़ने के लिए खर्च के लिए पैसे देती है, और ये पैसे उनके लिए आशीर्वाद के रूप में होते हैं। तो ये नज़ारा जो है बोरदा क्षेत्र का है, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ संवाद भी कर रहे हैं, और लाडली बहनाएं उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी दे रही है। कुछ भेंट करना अभिनंदन किया जा रहा है जोरदार तालियों से। मेरे बसते हैं, आंखों में बसते हैं, सांसों में बसते हैं, क्योंकि अब आपकी सेवा का आदेश भी पार्टी ने मुझे दिया है। बहनों का आशीर्वाद है, उनके लिए हम भारी मतों से विजय बनाएंगे, अच्छी लीड के साथ जीता के लाएंगे। मामा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब बारी हमारी करने की, इसीलिए हमने आशीर्वाद के रूप में धनराशि दी। हमारा यही आशीर्वाद है कि हम भी मामा जी को अच्छे से अच्छे वोट से दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में घूम रहे हैं, और आप देख सकते हैं उनको यहाँ से निकलते हुए स्कूली बच्चों ने बुला लिया, और स्कूली बच्चों से वो मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चों के पसंदीदा है शिवराज सिंह चौहान, और इसलिए वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बच्चों से मिलने आ गए। शिवराज जी, आप अक्सर बच्चों से मिलने के लिए रुक जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो? इतनी धूप में मेरे भांजिया खड़ी है, मेरे भांजे खड़े हैं, मेरे लिए तो इन्हीं की सेवा, भगवान की पूजा में इनसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत देर से ये लोग मामा मामा चिल्ला रहे हैं, और पूरा प्रदेश आपको मामा के रूप में जानता है, खासकर बच्चे। मैं मामा ही हूँ, सब भांजे भांजी है, इनका मामा हूँ। ये शिवराज सिंह चौहान का बच्चों से प्रेम है, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे। और आप देख सकते हैं कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में जब
चुनाव कैंपेन में जुटे हैं, तब बच्चों ने उनको जाते हुए देखा और बच्चों ने उनको रोका और वो यहाँ पर रुके और बच्चे से मिल रहे हैं और बच्चे मामा मामा के नारे लगा रहे हैं। मामा मामा के नारे लगाकर जो है बच्चे शिवराज सिंह चौहान को बुला रहे हैं। और ये नज़ारा अक्सर हमने देखा कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी ठीक इसी तरह वो बच्चों से मिलते थे, और आज जब वो चुनाव मैदान में एक बार फिर विदिशा संसदीय क्षेत्र से हैं तब भी वो बच्चों से मिलने के लिए ठीक उसी तरह पहुँचे। आराम से आराम से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त खातेगांव लोग विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप देख रहे हैं जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। भाई साहब, दिन भर आप पूरा आज जो है जनता के साथ बीच में है, क्या कहेंगे? अद्भुत प्रेम मिल रहा है जनता का, भाइयों का, बहनों का, जनता का। ये आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है जनता के बीच में, जनता के साथ और जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान अलग अलग वर्ग के लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान, और अब जो है विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खातेगांव विधानसभा में उनका सघन जनसंपर्क चल रहा है। शिवराज के बिना ये मकान सोना लागे, शिवराज के बिना। स्वागत करें हमारे रणवीर जी पटेल, बेलारन बोर्ड के यशस्वी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री वहाँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करना अभिनंदन। अभी नहीं तूफान है 14 तालियों से स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। यहाँ पर समाप्त हो रही है। जन जन के चहेते, लाखों दिलों की धड़कन, मध्य प्रदेश के यशस्वी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे स्नेह और प्रेम करते हुए गले लगाते हैं, गले लगाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव कार्यक्रम के दौरान आप देख सकते हैं सुबह से निकले हुए हैं, 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और अब चाय पीने के लिए उनके पास यहाँ पर नेमावर जाते समय यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आग्रह पर वो रुके हैं। भाई साहब, सुबह से निकले हैं और हम देख रहे हैं कि आपने खाना खाने के लिए भी अपनी गाड़ी कहीं नहीं रोकी है। सोचा तो ये था कि सवेरे निकल के शाम को घर पहुँच जाएंगे, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। जहाँ कार्यक्रम नहीं थे भाभी इकट्ठी हो गई और ऐसा प्रेम बरसा रही है कि उस प्रेम को छोड़ के मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। तो चलते चलते इतनी देर हो गई है, अभी तो अब नेमावर जाना है, कई कार्यक्रम वहाँ होने हैं, नर्मदा जी का पूजन होना है, उसके बाद भी 10 गांव और बाकी है। एनर्जी वही है जो पहले मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसी दौड़ते थे, ऐसी टाइम लगता था 10, 12, 18 घंटे तक। जनता का प्यार ही मेरी एनर्जी है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये नेमावर के ठीक नज़दीक जो है नर्मदा के पास पहुंचे हुए हैं और जो उनका कैंपेन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन पूरे 8-10 घंटे के इस कैंपेन ट्रेल के दौरान वो लगातार जनता के बीच है और अब यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए रुके हुए हैं। भगवान की प्रसाद सिद्ध्यर्थम पूजन कर्म महम करिष्ये। पृथिव्यां भयो गदेको भयो दिव्यांतरिके भयो दाह वैसुति प्रतिदादंडु भयम। वृक्षारोपण के साथ शुरू हुआ दिन का सफर अब मां नर्मदा की पूजन के साथ जो है समापन की ओर है। सर, पूरा दिन हम आपके साथ रहे, मां नर्मदा की गोद में ही आप रहे हैं, बचपन आपका बीता है, गांव भी आपका नर्मदा किनारे है और फिर आप नर्मदा किनारे बैठकर पूजन अर्चन करके फिर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। हाँ, मां नर्मदा की कृपा है, उन्हीं की बचपन में उन्हीं की गोद में खेले हैं, जन्म भी उन्हीं के गोद में लिया है और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो माँ से फिर आशीर्वाद लिया। आपका संसदीय क्षेत्र 2 प्रमुख नदी बेतवा और नर्मदा से घिरा हुआ है। बेतवा जहाँ चरण तीर्थ है भगवान राम के चरणों के, अत्यंत पवित्र नदी है, और नर्मदा मैया की तो कृपा असीम है
ऐसी के जिससे मध्य प्रदेश चल रहा है। बिजली, पानी, सिंचाई का पानी सब नर्मदा मैया देती है। यहाँ भोजपुर के का शिव मंदिर भी है, सबसे बड़ा ऊंचा शिवलिंग है यहाँ। तो सलकनपुर में देवी जी का मंदिर भी अद्भुत है ये क्षेत्र। आज क्या मांगा आपने पूजा? सब पर कृपा की, आशीर्वाद की वर्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के नेमावर घाट पर, और आप देख सकते हैं नेमावर घाट पर पूजा अर्चना के दौरान उनका ये जो है मां नर्मदा का के प्रति उनका असीम प्रेम है। उनका जन्म भी नर्मदा किनारे बसे छोटे से गांव जैत में हुआ और उनका पूरा संसदीय क्षेत्र, उनका पूरा विधानसभा क्षेत्र जो बुधनी है वो भी नर्मदा किनारे बसा हुआ है। तो अभी उनका जो चुनाव कैंपेन है, हम इस वक्त उनके साथ पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र में सुबह से घूम रहे हैं और पूजन के साथ, मां नर्मदा के पूजन के साथ उनका जो चुनावी अभियान है वो जारी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 विदिशा। और इस बीच एक बड़ी खबर है। शिवपुरी के स्कूल संचालक की कोटा में पढ़ने वाली बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की तफ्तीश में किडनैपिंग की यह पूरी घटना झूठी निकली। मास्टरमाइंड स्कूल संचालक की बेटी ही निकली, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी और पापा को मैसेज कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी मंगवाई थी। बता दें कि छात्रा की किडनैपिंग के इस मामले से मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी हड़कंप मचा था। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन कर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बात की थी। छात्रा अपने पिता को झूठ बोलकर इंदौर में ही अपने दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी और पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने उसी दोस्त के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की साजिश रची। छात्रा ने अपहरण का जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, वे भी उसके दोस्त के इंदौर स्थित घर के ही हैं। बच्ची है, उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। चले तो अपहरण की, छात्रा की अपहरण की ये जो पूरी गुत्थी है पुलिस ने सुलझा ली है। ये पूरी तरह से फर्जी है और इसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि छात्रा ही है। IBC 24 की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पर छात्रा का फर्जी अपहरण करने के बाद छात्रा को जिस घर में रखा गया था वहीं पर हमारी टीम पहुंची। रवि हेमराज सिसोदिया मौके पर मौजूद है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, किस तरह से पुलिस के पास क्लू मिलते गए जिसके बाद ये खुलासा हो पाया कि ये पूरी जो अपहरण की बात है, कहानी है, ये पूरी तरह से फर्जी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब युवती ने अपने फर्जी तरीके से अपहरण होने की कहानी सर्वानंद नगर के इस दीक्षा हॉस्टल में गढ़ी, तो उसके बाद सबसे पहले उसने जब अपने माता पिता को दूसरे नंबर से वीडियो और फोटो पहुंचाए, तो उस नंबर की जो आखिरी लोकेशन है पुलिस को इस हॉस्टल की मिली थी। चूंकि उसने बताया था कि उसका जो अपहरण है वो कोटा में हुआ है। कोटा पुलिस ने जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और जब इस पूरे नंबर की लोकेशन निकाली, तो इस लोकेशन को निकालने के बाद उसका जो पता है वो 5D सर्वानंद नगर दीक्षा हॉस्टल का निकला। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जो लापता युवती है वो इस हॉस्टल में शाम को 7 बजे पहुंचती है और 7 बजे पहुंचने के बाद वो यहाँ पर कुछ ही घंटों के लिए हॉस्टल लेने की बात करती है। और जैसा कि वार्डन ने बताया है कि वो 3 घंटे यहाँ पर रुकी थी और 3 घंटे में रुकने के बाद में वो हर्षित के साथ यहाँ से चली गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्टल के कमरा नंबर 9 में जो फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, तो फर्जी तरीके के जो अपहरण की पूरी कहानी है वो लापता युवती ने अपने साथी, अपने दोस्त हर्षित के साथ मिलकर इस हॉस्टल नंबर 9 दीक्षा गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 9 में गढ़ी थी। और अब इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। राजस्थान पुलिस ने यहाँ से अमन और उसके एक मित्र गजेंद्र से पूछताछ करने के बाद में ये तो साफ कर दिया है कि ये जो पूरी फर्जी अपहरण की कहानी है यह इंदौर से ही गढ़ी गई थी। इंदौर के सर्वानंद भवरकुआ थाना क्षेत्र के सर्वानंद नगर भोलाराम उस्ताद मार्ग पे दीक्षा गर्ल्स हॉस्टल के
रूम नंबर 9 में ये फोटो वीडियो बनाए गए, पहले पिता को पहुंचाए गए और उसके बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ में सेटल होने के लिए वो 30 लाख रुपए लेके विदेश भाग जाना चाहती थी और इसके लिए उसने बाकायदा पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था और इसकी जानकारी भी पुलिस को मिल चुकी है। तो इस मामले में अभी भी फिलहाल हर्षित और जो लापता युवती है उसके बारे में पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, क्योंकि कोटा पुलिस को जो इन्वेस्टिगेट में सामने आया है उसमें ये तो क्लियर हो गया है कि जिस फर्जी अपहरण कांड ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के नाक में दम कर दिया था, वो पूरी कहानी फर्जी निकली है, मनगढ़ंत निकली है और अपने ही पिता से एक बेटी 30 लाख रुपए की फर्जी फिरौती मांग रही थी और उसके लिए उसने पूरी कहानी बनाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के लेकर राजस्थान के पूरे ही राजनीतिक हलचल हो गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फ़ोन पर बात करना पड़ी थी और जब आला महकमे ने इस तरीके से पूरे से सिंसियर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया तो पूरी कहानी फर्जी निकली है। अभी फ़िलहाल जो लड़की है, जो लापता युवती है, वो और हर्षित है, दोनों ही लापता हैं, लेकिन ये मामला तो क्लियर हो गया है कि ये जो अपहरण की कहानी है ये झूठी निकली है और उसके पूरे तार जो है सीधे इंदौर से जुड़े हैं। जी चलिए रवि, तो ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि ये अपहरण का जो मामला निकल कर सामने आया था पूरी तरह से फर्जी थे। अब तलाश उस युवती की और उसके बॉयफ्रेंड की है। और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।